G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। इंडोनेशिया और भारत की मैत्री को बताया अहम। पीएम ने दुनिया में भारत की भूमिका को किया रेखांकित। कहा 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखता है। इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट से निपटने के लिए संघर्ष विराम और कूटनीति को अपनाने का किया आह्वान। कहा विश्व में शांति, सौहार्द और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक प्रतिबद्धता की है आवश्यकता। प्रधानमंत्री ने G20 में खाद्य सुरक्षा पर दिया जोर। कहा महामारी के दौरान भारत ने अपने नागरिकों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की, साथ ही जरूरतमंद देशों को भी दी मदद। खाद्य और खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति के लिए आपसी सहमति को बताया अहम। कहा भारत प्राकृतिक खेती के साथ साथ मोटे अनाज को फिर लोकप्रिय बना रहा है। मध्य प्रदेश की शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा जनजातीय समुदाय के संघर्ष और प्रयासों से ही देश में वन संरक्षण का कार्य हो पाया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 17वें G20 शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीयों ने यहां खेल जगत, फिल्म जगत सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत से आए प्रोफेशनल्स ने इंडोनेशिया के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की रगों में अतिथि देवो भव का भाव रहता है। बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भवो की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है, ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रतिभा, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत का उद्योग, इन सब ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके सीईओ
भारत के हैं। आज दुनिया के 10 यूनिकॉर्न बनते हैं तो उनमें से एक भारत का होता है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनी ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। G20 के बाली शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों सहित अन्य कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हो रहा बाली शिखर सम्मेलन दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए काफी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सत्र के दौरान खाद्य सप्लाई चेन की निरंतरता बनाए रखने, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सुलभ वित्त पर जोर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन पर भारत को G20 की चुनौती के बाद रूस यूक्रेन के युद्ध से उपजे सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। कोविड महामारी और यूक्रेन के घटनाक्रम से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ज़रूरी हो गया है चीज़ों के सप्लाई का जो संकट है उसको निपटा जाए। यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं मौजूदा संकट पर निष्फल रही हैं। यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति संदेश दिया। भारत ने कोविड के दौरान अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। जरूरतमंद देशों की भी खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की। उर्वरक की वर्तमान किल्लत दुनिया का एक बड़ा संकट। खाद और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित रखने की सहमति जरूरी। एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम। एनर्जी सप्लाईज पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ है भारत। साथ ही विकासशील देशों को समयबद्ध और किफ़ायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति अनिवार्य है। साथ बढ़े सशक्त बने के मंत्र पर G20 का बाली शिखर सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के लिए सतत विकास को बनाए रखने पर सम्मेलन के दौरान चर्चा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी सम्मेलन स्थल पर की। अगले ही महीने से भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकें होंगी और ट्रॉयका देशों में पहली बार सभी विकासशील देश शामिल होंगे। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील यानी G20 में वर्तमान अध्यक्ष पूर्व और आने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्रॉयका का गठन करता है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि G20 के संकल्प सतत रूप से जारी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। अमेरिका ने क्वाड, I2U2 जैसे संगठनों में भारतीय सहयोग के लिए सराहना भी की। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DG न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
मध्य प्रदेश में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि इनके प्रयासों से ही देश में वन संरक्षण का कार्य हो पाया है। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मान पूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक संभव हो पाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और देश में जो भी कार्य आदिवासी समाज के लिए किया जा रहा है वो अटल जी के प्रयासों का नतीजा है। मैं मानती हूँ कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जिन प्रकल्पों का आरंभ किया गया है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश के भी एक सपूत है अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पले बढ़े पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। संसद भवन परिसर में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता राजेश राज ने समारोह का जायजा लिया। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में लगी उनकी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने माल्यार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया। अर्जुन राम मेघवाल, बी मुरलीधरन, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत अनेक जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें अकीदत पेश किया। जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार हैं वो यहाँ पर मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को स्थापित किया है और जो देश भर के जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो जनजातीय समुदाय के जो कलाकार हैं वो कलाकार कहीं ना कहीं मनमोहक प्रस्तुति देकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार का ये प्रयास जो है जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल संसद भवन परिसर में जनजातीय समुदाय के कलाकारों के साथ नृत्य करने से अपने को रोक नहीं पाए। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनजातीय समुदाय से आने वाले कलाकार जो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उनके साथ नृत्य करने से भी अपने को रोक नहीं पाई। हमारे साथ अनुप्रिया हैं, कैसा लगा जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ आप रोक नहीं पाई अपने को और आप भी उसमें शामिल हो? जनजातीय संस्कृति भी भारत की संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके अपनी विविधताएं हैं, अपना सौंदर्य है और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है जिन्होंने आजादी के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी उस विरोध का बिगुल फूंकने का काम किया था। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ और आज मेरे जो मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से आए हुए जनजाति भाई और बहनें हैं उनके साथ उनके पारंपरिक नृत्य का आनंद भी लिया। उनके साथ मुझे नृत्य करने का टूटा फूटा अवसर भी मिला और
और मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ, मुझे बहुत मजा आया। आपकी सरकार ने इन लोगों को सम्मान देने का भी काम किया, भगवान की जयंती जो है उसको भी शुरू कर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन पहल की। उन्होंने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश के कोने कोने में हमारे बहुत सारे ऐसे जनजाति में जन्मे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था, तो इसलिए उनकी स्मृति में इस जनजाति गौरव दिवस को मनाने की उन्होंने पूरे देश में घोषणा की। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर संसद भवन परिसर में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और जनजातीय समुदाय से आने वाले जो कलाकार थे उनके साथ उन्होंने नृत्य भी किया, उनकी सुर में मिलाने की कोशिश की। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र अबुधाबी के दौरे पर हैं, जहां भविष्य के मीडिया निवेश पर मंत्री स्तरीय पूर्ण सत्र में उन्होंने भाग लिया। इस समारोह में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सूचना और प्रसारण सचिव ने भारत में आज के मीडिया क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं, फर्जी खबरों, नए मीडिया टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। अपूर्व चंद्र ने गेमिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का भी जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने WAM द्वारा आयोजित प्रथम ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के निवासी दहारे दंपति के लिए आयुष्मान भारत योजना राहत लेकर आई है। बालक दास दहारे और रोहिणी दहारे रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर ठकुराइन टोला गांव में किसानी करते हैं, लेकिन कई दिनों से एम्स रायपुर के बाहर रहने को मजबूर हैं। दरअसल दहारे दंपति का 13 महीने का बेटा हर्ष ब्रेन कैंसर से जंग लड़ रहा है। बालक दास दहारे की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिसके चलते वे किसी निजी अस्पताल में इलाज कराने में असमर्थ हैं। ऐसे में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना उनके बेटे के लिए जीवन रक्षक बन के आई है। योजना के माध्यम से बेटे हर्ष की एम्स में निःशुल्क कीमोथेरेपी हो रही है। इसके साथ ही एम्स राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ पीड़ित परिवार की सहायता करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। हर्ष कुमार डहरे है, इनको कैंसर है। मैं इनका माता मतलब दोनों फैमिली, तीनों फैमिली है, ये कैंसर का शिकार है। तो इलाज हमारा एम्स में हो रहा है और प्लस हम गरीब हैं, बहुत हमको तकलीफें उठाना पड़ रहा है। हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से यही बोलना चाहते हैं कि हमारा कुछ आर्थिक मदद सही नहीं है तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करें। गुजरात के अहमदाबाद में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ सानंद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कानू पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा ने मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के लिए भी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। राजस्थान के सरदार शहर से अशोक कुमार पिंचा, बिहार के कुर्हानी विधानसभा सीट से केदार प्रसाद गुप्ता, जबकि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी और रामपुर से आकाश सक्सेना को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच बद्रीनाथ धाम में आज ताज़ा हिमपात हुआ।
बर्फबारी होने के चलते तापमान लुढ़क गया। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है और जबरदस्त कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। जैसे जैसे कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में तापमान और कम होता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी और बारिश हुई है। सोमवार को शिमला के नारकंडा और पर्यटन नगरी मनाली में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। सुबह मनाली में बर्फ के फाहे गिरे। पर्यटकों ने होटलों से बाहर आकर बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं रोहतांग दर्रा में 2 फीट के करीब बर्फबारी होने की सूचना है। कुल्लू, लाहौल की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। कई स्थानों पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई। पीडब्ल्यूडी R&T विभाग मुगल रोड डिवीजन द्वारा मुगल रोड को खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है, जिससे ये रोड बेहद खतरनाक हो जाती है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को पुलिस ने आज उस जगह पर पुलिस लेकर गई उसे, जहां उसने श्रद्धा को बेरहमी से हत्या कर ठिकाने लगाया। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा की आफ्ताब से मुलाकात डेटिंग ऐप से हुई, जिसके बाद दोनों 2018 में साथ आए और इस साल 8 मई को दिल्ली के छतरपुर में फ्लैट में साथ रहने लगे। 18 मई को दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने क्रूरता की हद पार करते हुए श्रद्धा के शव को 35 टुकड़े कर दिए और दिल्ली में कई दिनों तक फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार किया है। बात करेंगे खेल की। भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को टीम से बाहर कर दिया है। वहीं उनकी जगह फिन एलन ही अब दोनों फॉर्मेट में टीम के लिए शुरुआत करते दिखेंगे। भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दोनों सीरीज के लिए 13-13 खिलाड़ियों की टीम घोषित की है। केन विलियमसन दोनों टीमों की कप्तानी करते दिखेंगे। टीम बुधवार को ट्रेनिंग के लिए वेलिंगटन पहुंच जाएगी। 23 साल के युवा ओपनर एलन ने अपने अभी तक 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 8 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसमें उन्होंने 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। फीफा विश्व कप से पहले विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने वर्तमान क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। एक टीवी शो को दिए गए इंटरव्यू में रोनाल्डो ने मैन्यू पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। टीवी शो द्वारा जारी की गई एक क्लिप में रोनाल्डो ने क्लब के मालिकों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका क्लब पर कोई ध्यान नहीं है। रोनाल्डो का कहना है कि मैन्यू के मालिक ग्लेजर फैमिली से अब तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक मार्केटिंग क्लब बताते हुए कहा कि अगले 2 से 3 सालों में क्लब के शीर्ष पर पहुंचना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इससे पहले रोनाल्डो ने मैन्यू पर विश्वासघात का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि मौजूदा सत्र में रोनाल्डो का मैन्यू के नए कोच टेन हैग से संबंध अच्छा नहीं है। इस सत्र में रोनाल्डो को ज्यादा खेलने का अवसर नहीं मिला है। और खेल जगत की कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डाल लेते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। 5 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और ओलंपियन शिवा केशवन को सोमवार को हुए चुनाव में IOA एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया। 10 खिलाड़ियों में से 5 महिलाएं हैं और सभी ओलंपियन हैं। सिर्फ केशवन शीतकालीन ओलंपियन हैं। आयोग ने चुने गए 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, 2012 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग, टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरद कमल, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी, नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल और पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी OP करहना को शामिल किया है। भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशियाई ओलंपिक परिषद के सदस्य के तौर पर आयोग में शामिल होंगे।
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस ने अगले साल के आईपीएल में नहीं खेलने का फैसला किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिजी शेड्यूल को इसकी वजह बताई है। कमिंस को इसी साल मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि अब उन्होंने अगले साल टूर्नामेंट से बाहर रहने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। कमिंस अगले साल जून में शुरू होने वाली एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भारत में होने वाली आईसीसी वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को हिस्सा लेना है। T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान की टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। फाइनल में चोटिल हुए टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आने वाले कई महीनों तक अपने देश के लिए नहीं खेल पाएंगे। शाहीन के दाहिने घुटने में चोट लगी है और खबरों के अनुसार वो लंबे समय तक गेंदबाजी के लिए फिट नहीं होंगे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि अफरीदी दिसंबर-जनवरी के दौरान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। शार्दुल ठाकुर आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते दिखाई देंगे। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने शार्दुल को दिल्ली से ट्रेड कर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। शार्दुल को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल मेगा ऑक्शन में 10.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। शार्दुल की जगह दिल्ली ने ऑलराउंडर अमन खान को टीम में शामिल किया है। अमन आईपीएल में केकेआर की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं। हालांकि उन्हें बस एक मैच खेलने का ही मौका मिला था। अमन मुंबई की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। मैक्सिको ने कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है। कोच मार्टिनो ने चोटिल स्ट्राइकर राउल जिमेनेज को टीम में शामिल किया है। 31 वर्षीय जिमेनेज ने इस सत्र में केवल 4 मैच खेले हैं। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में मैक्सिको के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले जावियर हर्नांडिस को शामिल नहीं किया गया है। रियल बेटिस के मिडफील्डर आंद्रेस ग्वादर्डो 5वीं बार विश्व कप में खेलते दिखाई देंगे। वो मैक्सिको के लिए सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।